हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केम बायो क्लासेस में। क्लास 12th के केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्लास 11th के सभी टॉपिक हम चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे और कंटिन्यू आप इस सीरीज में बने रहिएगा। एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो जल्दी से मिस होगा। टोटल हम एनसीईआरटी बेस कवर करेंगे और लेवल हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही रखेंगे। साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो है नीट और आईआईटी जी मेंस की हम सॉल्व करते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर्स में हैं इंक्लूड जनरली। काफ़ी टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिनकी नीड हमें लगभग केमिस्ट्री में हर चैप्टर में होने वाली है, तो देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री क्या है, तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री क्या है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। कि जनरली कि केमिस्ट्री में हम इस क्या स्टडी करते हैं, एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम कोई भी कंपाउंड्स है, कोई भी मैटर हमारे पास है, सपोज हमारे पास कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, स्पेशली कहूँ हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हैं, इंटरेक्शन ऑफ मैटर कि कैसे कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करता है या कैसे वो उसके साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हर जो भी टेक्निकल टर्म आ रहे हैं उनके बारे में हमें डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तब तो हमारा फ़ायदा है केमिस्ट्री पढ़ने का। अब जैसे इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म आ गए, केमिस्ट्री क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है मैटर की, मैटर एक्चुअली क्या होता है ना, क्या मैटर का आपस में किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, चाहे वो फिजिकल फोर्सेस हो आपस में या केमिकल फोर्सेस हो। तो इन सब टेक्निकल टर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि केमिस्ट्री क्या है। एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके इंटरेक्शन, कैसे वो इंटरेक्ट करता है किसी मैटर के साथ, किस तरह के फोर्सेस उन सब्सटेंसेस में आपस में होते हैं, उसकी स्टडी हम जनरली करते हैं। तो एक एक टर्म करके देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर से क्या मीनिंग है। कि सपोज हम केमिस्ट्री के अंदर वाटर है, वाटर की स्टडी कर रहे हैं, तो वाटर की स्टडी से वाटर की स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि एक्चुअल में जो जिन एलिमेंट से ये वाटर मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कि वो जैसे इनका रेशियो क्या की अगर बात करें तो रेशियो है इनका 2:1, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन की अगर हम रेशियो की बात करें। तो इसकी स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि एक्चुअल में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से आपस में अटैच्ड हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या है। जैसे हमारी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन की भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है ना, कि हमारे हैंड्स कहाँ हैं, हमारे लेग्स कहाँ हैं। तो इस तरह से ही केमिस्ट्री में भी कोई भी कंपाउंड्स हैं उनकी एक जनरली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है कंपोजिशन से क्या मतलब है कि सपोज ये H2O ही है, तो H2O में कंपोजिशन क्या मतलब कि हाइड्रोजन इसमें कितने परसेंटेज में है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में है। तो हाइड्रोजन परसेंटेज और ऑक्सीजन परसेंटेज या किसी भी एलिमेंट की अगर हम परसेंटेज की बात करें किसी भी मॉलिक्यूल में, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका मास, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ H2O। ठीक, टोटल मास ऑफ H2O इंटू 100।
तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो हमें अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2, 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1, तो 1 इंटू 2 अपॉन H2O क्या हो गया 18। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना हुआ 18, तो 2/18 इंटू 100। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन की हम कैलकुलेट कर सकते हैं 16/18 इंटू 100। 16 किसका एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम है, और पूरे H2O का कितना हो गया 18। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना है H2O में और ऑक्सीजन का कितना है। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ से मतलब है कि कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब इसका कलर कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जनरली कलर हो गया, स्मेल हो गई, है ना, किसी भी कंपाउंड का कलर हुआ, स्मेल हुआ, ठीक, किस तरह के फोर्सेस हैं, किस तरह की फिजिकल स्टेट है, पीएच, ठीक है, किस तरह की फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं किसके अंतर्गत, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मीन्स है कि कोई कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है। सपोज मैं कहने लगूँ NaOH, NaOH HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब क्या आ रहा है इसकी, ये सब किस में स्टडी करते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मीन्स क्या है कि कैसे कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या केमिकल चेंजेज का नाम आपने सुना होगा क्लास 6, 7, 8 में जनरल साइंस में, कि केमिकल चेंजेज ऐसे चेंजेज होते हैं जिसमें कि कोई दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू कंपाउंड वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, किसमें इंक्लूड होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये है, और इंटरेक्शन से मतलब क्या है कि हाँ किसी भी सब्सटेंस में आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है। जैसे H2O है, H2O में आपस में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो इन सब की स्टडी हम करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह की फिजिकल फोर्सेस होते हैं, किस तरह के केमिकल फोर्सेस होते हैं। तो वो 1 बाय 1 हम आगे स्टडी करते रहेंगे। तो ये तो था कुछ जनरल एक डेफिनेशन के बारे में। एक जनरली एक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा तो एग्ज़ाम में तो कभी नहीं पूछता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जनरली किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोशिए, LAVOSIER, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, एंटोनी लेवोशिए। नेक्स्ट, तो अगर बात करें कि केमिस्ट्री किस तरह से एग्जिस्ट करती है अदर ब्रांचेस से अगर कंपेयर किया जाए साइंस की, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री काफ़ी अदर ब्रांचेज को एक तरह से इंटरवाइंड करने का काम करती है ना। केमिस्ट्री प्ले सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज़ ओपन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी एट्सेट्रा। तो सब बाकी की सभी ब्रांचेज को इंटरवाइंड करने का काम केमिस्ट्री करती है। केमिस्ट्री के कुछ डेली लाइफ में ये यूजेस हैं। फर्स्ट हम यह देख रहे हैं पेस्टिसाइड स्प्रिंकलिंग्स, है ना, कि मैनी ऑफ पेस्टिसाइड्स जितने हम यूज करते हैं फार्मा इंडस्ट्री, सॉरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो सब क्या है एक तरह से केमिकल्स हैं। नेक्स्ट, जितने भी हम हाउस होल्ड मटेरियल यूज करते हैं, चाहे प्लास्टिक्स के ये जितने भी आइटम आप देख रहे हैं, तो ये सब किसके बने हुए हैं, सब केमिकल्स के बने हुए हैं ना। कहीं ना कहीं चाहे चाहे कोई बेकेलाइट प्लास्टिक हो, चाहे कोई PVC हो, तो ये सब एप्लीकेशन है। अब कॉस्मेटिक्स के जितने भी आइटम हैं सब में कहीं ना कोई केमिकल है। ड्रग इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री में सब क्या है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल है। तो ये सब आपके लिए वेल नोन है कि जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री प्ले क्रूशियल रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, अदर स्टफ एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
कुछ सक्सेस स्टोरी की आज की मॉडर्न लाइफ में, कुछ ये सक्सेस स्टोरी हैं केमिस्ट्री की कि क्या सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स आज की डेट में प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, जो कि ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के हाईली कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स क्या होते हैं, जिनमें कि जीरो अप्रोक्सीमेट जीरो रेजिस्टेंस के साथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स, मिनिचुराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, नैनो ट्यूब्स जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स, है ना। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल पर केमिस्ट्री पहुंच चुकी है और जिसमें कि काफ़ी एडवांस कंपाउंड्स जो है प्रिपेयर किए जा चुके हैं। तो इनको वन बाय वन जो है आप लोग चेक कर लेना, और इनके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट से भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। तो ये तो हम 9-10 से पढ़ते जा रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसका जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका कोई वेट होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर, है ना। मैटर जनरली क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस कवर करता हो, जैसे इस बच्चे के हाथ में, इस बेबी के हाथ में क्या है, एक बॉल है, क्या है, स्पेस भी कवर कर रही है, और ये कुछ टाइम में इस बॉल को लिए खड़ा रहेगा तो थोड़ा सा थक भी जाएगा। ये कह रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ बॉल मेक्स द चाइल्ड टायर्ड, है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉल ही होल्ड्स। तो क्योंकि इसने बॉल को होल्ड कर रखा है तो कुछ टाइम में जो है ये टायर्डनेस भी फील करेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं वेट भी है और ये स्पेस भी कवर कर रही है। तो मैटर क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस कवर करता हो और जिसमें कोई वेट हो, उसे हम क्या कह देंगे, मैटर। मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या कह देते हैं, पार्टिकल। क्या बोल देते हैं, पार्टिकल। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पार्टिकल कह देते हैं। और पार्टिकल जनरली पार्टिकल किससे मिलकर के बनते हैं, इस छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं, वो भी जिन्हें हम क्या देते हैं, एटम्स, है ना। तो एटम क्या है, परमाणु क्या है, उसकी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स के बाद बात करेंगे हम मॉलिक्यूल्स की कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है ना। तो वन बाय वन हम ये टेक्निकल टर्म जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम मैटर की ही बात करते हैं। तो मैटर जनरली 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, जो कि हम देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, है ना। हालांकि आज की डेट में मैटर की और भी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्लाज्मा। तो अभी हम बात करेंगे केवल मेन 3 जो फिजिकल स्टेट्स हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये नॉर्मली ये तीनों फिजिकल स्टेट हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे शुगर है, वाटर है, गैस, किसी जार में हमने गैस फिल कर रखी है, या बैलून में कोई गैस है, या एनवायरनमेंट में जो गैस है। तो सभी ये फिजिकल स्टेट से हम वेल नोन है ना। शुगर पीसीस सबने देखे हैं सॉलिड स्टेट में, वहाँ मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर सबने देखा है लिक्विड स्टेट में, वहाँ मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं वो क्या है, गैस इस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। बात करें सॉलिड की, तो पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। क्या होता है, किसी सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते, बस एक ही पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। आज देखोगे यही रहना है, कल देखोगे तब भी ये रहना। जैसे कि एक क्यूब है, ठीक है। एक सॉलिड की जनरल स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि पार्टिकल कुछ इस तरह से एक स्पेसिफिक मैनर में पार्टिकल अरेंज होते हैं, और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो काफ़ी कम होता है। मतलब पार्टिकल के बीच में जो स्थान है ना, जो जगह है, वो काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है। स्पेस इज़ वेरी लेस। तो शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड के केस में। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी 9th-10th में पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा हम फोकस इन पर नहीं करेंगे, ठीक है। और
थोड़ा सा पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ा सा रैंडम होता है, ठीक है। सॉलिड में तो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक। ये बिल्कुल ऐसे मान लो जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आप क्लास में एक स्पेसिफिक मैनर में बैठे हैं, ठीक। लिक्विड स्टेट क्या है, जैसे ही टीचर आपकी क्लास से बाहर गए आप में रेंडमनेस कुछ आ जाती है इस तरह से, है ना। और गैसेस स्टेट तो वो वाली कंडीशन है कि जैसे आपका रिसेस टाइम हो गया, इंटरवल हो गया, तो कुछ इस तरह से होता है कि रेंडमनेस सॉलिड टू लिक्विड क्या होती है हमेशा, सॉरी सॉलिड टू लिक्विड इंक्रीज होगी, और गैस के केस में रेंडमनेस या अव्यवस्था सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इंटरमोलिकुलर स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। तो इस तरह से ये गैस, अगर वाटर की वेपर में कन्वर्ट कर दें वाटर को, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मिनिमम, है ना। तो स्पेस ज़्यादा है, जब ये डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, ना के बराबर होंगे, या कह लो नेग्लिजिबल होते हैं गैस के केस में, है ना। पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट वेरी हाई वेलोसिटी। गैस के केस में क्या होता है, पार्टिकल रैंडम फॉर्म में दाएं बाएं यहाँ वहाँ जो है काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ, काफ़ी उच्च वेग के साथ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट, तो ये जनरल ओवरव्यू है, एक क्या है कि सॉलिड्स जो है उनका शेप और वॉल्यूम कैसे होता है, फिक्स होता है, जबकि लिक्विड का जो शेप है वो तो जिस कंटेनर में लोगे उसकी तरह हो जाएगा। भाई छोटे ग्लास में लोगे तो ग्लास की तरह शेप ले लेगा, और बड़े बाल्टी में लोगे तो बाल्टी की जैसी शेप होगी उसकी तरह हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, है ना। अगर 0.5 ml अगर वो गिलास, ठीक है, 0.5 लीटर कह लो, ml तो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। 0.5 लीटर या हाफ लीटर अगर आपने गिलास में ले रखा है तो कहीं ना कहीं बाल्टी में भी रहेगा वो आपके हाफ लीटर ही, बस शेप चेंज हो सकती है ना। गिलास में लोगे तो गिलास की तरह शेप हो जाएगी, और बाल्टी में लोगे तो बाल्टी की तरह शेप हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है गैस, नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। अब छोटे बैलून में लोगे, सपोज 0.5 ml मोल ले लो इसका किसी गैस का, तो क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस सफिशिएंट होता है, तो छोटे बैलून में लोगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो शेप कैसा, शेप और वॉल्यूम किसके जैसा दिखेगा देखने को, बैलून की तरह बिल्कुल, और जैसा बैलून दिख रहा है आपको। और अगर लार्ज उसमें लोगे और मोल 0.5 मोल ही हैं, तो शेप किसकी तरह देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जैसा कि बैलून आपको देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे, मोल नंबर ऑफ पार्टिकल तो उतनी ही है, लेकिन वो पार्टिकल कहाँ है, थोड़ा दूर दूर है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि गैस के केस में वॉल्यूम जो है और शेप फिक्स नहीं होता, लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है जबकि शेप फिक्स नहीं होती, और सॉलिड के केस में दोनों फिक्स होते हैं। बात करें सॉलिड की, नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, कि आप प्रेशर अप्लाई करके या दाब डाल करके आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड नॉट ईजिली, ये भी नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि हाँ गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप बाहर से प्रेशर लगाओगे, ठीक, तो गैस क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। बात करें मैटर की, तो मैटर को हम जनरली दो क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, दो क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर है, मिक्सचर की भी दो क्लास हो सकती हैं, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। तो इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि मैटर जनरली दो तरह का हो सकता है, एक तो प्योर और एक मिक्सचर फॉर्म में। प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है और कंपाउंड के फॉर्म में। तो देख लेते हैं एक एक करके। Do you cherish having lemonade a mixture in scorching summer? You can feel the presence of each and every ingredient from which it is formed, ठीक। तो गर्मी के मौसम में अगर देखें तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट, आप अगर ये शुगर ऐड किया है आपने, वाटर ऐड किया है, लेमन जूस है इसमें, कॉमन सॉल्ट है, तो इन सभी को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग फील कर सकते हो, है ना। तो लेकिन है क्या ये वास्तव में, था तो मिक्सचर,
है ना, लेकिन आप सभी इंग्रेडिएंट को जो है आप फील कर सकते हो कि सॉल्ट है, शुगर है, जूस है, वाटर है ना। ऐसे ही अगर बात करें एक और मिक्सचर की, तो ये कोल्ड ड्रिंक जो कि सबकी फेवरेट है, समर टाइम में आप लोग सबसे ज़्यादा ड्रिंक करते ही हो इसको। तो इसमें भी मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या है, शुगर है, कैरेमल कलर है, कुछ कैफीन है इसमें, कोका लीफ है एंड CO2 है। तो मैनी ऑफ इंग्रेडिएंट आर प्रेजेंट इन दिस कोका बोटल्स। तो मिक्सचर्स जो होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, है ना। जनरली अगर हम पहले बात करें मैटर के फर्स्ट टाइप की बात करें कि हाँ मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर जनरली 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं उसमें। रेशियो ऑफ सब्सटेंसेस नॉट फिक्स्ड, हाँ हो सकता है कि रेशियो डिफरेंट हो सकता है ना, कि शुगर किसी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में CO2 हाई प्रेशर पर ज़्यादा डाली गई है, किसी में कम जो है डाली गई है, कलर किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो ये इंग्रेडिएंट जो है फिक्स नहीं होते मिक्सचर में। नन ऑफ द सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी, है ना, कि मिक्सचर जब बनता है तो उसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगा। सपोज आपने शुगर ऐड की है तो अंदर जाके ये नहीं कि हाँ ये सॉल्ट में बदल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि शुगर है तो शुगर के फॉर्म में ही रहेगी मिक्सचर में, और सॉल्ट है तो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, CO2 है तो CO2 के फॉर्म में रहेगा। ये नहीं कि यहाँ जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगी, है ना। तो जनरली 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, फर्स्ट इज हेट्रोजीनस एंड सेकंड वन इज होमोजीनस, है ना। जैसे हाँ, तो पहले हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे हम कहने लगे कि कोई मिक्सचर बना है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है, सपोज हम कहने लगे चलो 3 कंपोनेंट है, तो अगर हम तो सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं A और B और C, अगर इन तीनों की बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों की बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट अगर हम कर सकते हैं, तो इट मीन्स जो वो मिक्सचर है वो कैसा है, हेट्रोजीनस है ना। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना। अगर हम किसी की बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहली बात तो वो मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनस है। दूसरा टेक्निकल टर्म ये कह रहे हैं कि उनका जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में सेम नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल ग्रेनोला का मिक्सचर है जिसमें कि कोई ड्राई फ्रूट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है कि हो सकता है कहीं कंपोजिशन ज़्यादा हो, कहीं ड्राई फ्रूट का ये वाला पार्ट ज़्यादा हो, कहीं कम हो। तो इस तरह से ये जैसे हम कहने लगे हैं वाटर में क्या ऐड कर दो, थोड़ा सा सैंड ऐड कर दो, तो सैंड क्या है, वाटर में जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होगा, कुछ पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाएं, लेकिन जनरली सैंड जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो क्या होगा, आपको सैंड के पार्टिकल अलग दिखेंगे और वाटर के पार्टिकल आपको अलग दिखेंगे। तो वाटर पार्टिकल और सैंड पार्टिकल अगर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सपोज ये सैंड पार्टिकल थे और ये कैसे पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, और दूसरा क्या है कि कंपोजिशन कहीं पर सैंड का ज़्यादा है और कहीं पर कम है, कहीं पर सैंड ज़्यादा है कहीं पर कम है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो मिक्सचर है वो कैसा है, हेट्रोजीनस है, जिसमें कि कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर विजिबल विद नेकेड आई, है ना। और हम कैसे देख सकते हैं इसको, सैंड को वाटर के अंदर भी नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें कि हम जो अगर उस जो हमारा मिक्सचर है अगर उसके कंपोनेंट को हम देख पा रहे हैं नेकेड आई से और उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे उसको, हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर में अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर आपने लिए हैं तो उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर हम उनकी बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं, TIAT डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो मिक्सचर है वो कैसा है, होमोजीनस। जैसे कि जनरल सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम होमोजीनस मिक्सचर कह देते हैं। सॉल्यूशन के जनरली 2 पार्ट होते हैं, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सोलवेंट, ठीक। तो सपोज अगर आपने वाटर है और वाटर में क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, है ना, वाटर में किसको ऐड कर दिया, ये सपोज
कोई वाटर पार्टिकल है और वाटर पार्टिकल में आपने क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा सोल्ट ऐड कर दिया, तो ये क्या होता है, सोल्ट पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और फिर हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पार्टिकल सॉल्ट का है और कौन सा पार्टिकल वाटर का है ना। तो अगर हम दोनों कंपोनेंट या दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन में या होमोजेनस मिक्सचर में, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ हम दोनों की बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है वो कैसा है, होमोजेनस है, और हम उन्हें नेकेड आई से देख नहीं सकते कि हाँ कौन सा पार्टिकल वाटर का है और कौन सा पार्टिकल सॉल्ट का है। या शुगर सॉल्यूशन बनाया आपने, तो ये सब मिक्सचर, जैसे ये टी यहाँ पे बनी हुई है, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हाँ इसमें शुगर पार्टिकल कौन है, वाटर पार्टिकल कौन है ना। तो इस तरह से ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ़ इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना, कि होमोजीनस मिक्सचर में जितने भी कंस्टिट्यूएंट होंगे, चाहे यहाँ पर 2 कंपोनेंट की बात चल रहे हो चाहे 3 हो सकते हैं, तो उनका सबका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, जैसे कि अब बात कर रहे हैं हम प्योर सब्सटेंस की, है ना, तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरह की, पहली बात हमने की है मिक्सचर की, तो मिक्सचर दो तरह के थे, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। ऐसे ही प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे कि हम किसी मेटल की बात करने लगे, अभी ये क्या है हमारे सामने, एक सिल्वर मेटल है, तो सिल्वर मेटल का फॉर्मूला क्या है, Ag, तो अभी ये Ag किस फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, है ना। जबकि वाटर है, वाटर किस फॉर्म में इस समय, कंपाउंड के फॉर्म में। तो मुझे लगता है डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो एलिमेंट में और कंपाउंड में, क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, एलिमेंट में सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जबकि कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक डेफिनेट रेशियो में। जैसे कि वाटर है, वाटर में 2 टाइप के पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, ये कह लो 2 टाइप के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन। तो लेकिन कंपोजिशन फिक्स है, कंपोजिशन हमेशा वाटर में कितना होगा, 2:1, 2:1 का रेशियो होगा, है ना। जबकि हम कह रहे हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट प्योर फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट किससे मिलकर के बनते हैं, वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम। अब जैसे सिल्वर एलिमेंट है, तो मैं सिल्वर Ag को मैं एटम भी कह सकता हूँ, है ना। एटम कब कहूँगा, जब अकेला है। Ag को एटम कब कहूँगा, जब अकेला है। और Ag को एलिमेंट कब कहूँगा, जब काफ़ी सारे एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। और कौन से, सिल्वर एट, तो इसके काफ़ी सारे भाई अगर सेम प्रेजेंट है सिल्वर के, तो उसे मैंने क्या कह दिया इस समय, एलिमेंट। लेकिन ये कितने होंगे, आवोगाद्रो नंबर के बराबर, 6.022, ये 9×10 से हम पढ़ते जा रहे हैं, इंटू 23 एटम। तो अगर आपके पास इतनी अमाउंट में अगर एटम प्रेजेंट हैं, तो उस समय हम उसको क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स। सिंपल कहूँ तो किसी भी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, तो वो बराबर होता है 1 मोल के। जैसे मैं कहने लगूँ सोडियम मेटल का ही आपके पास कितना था, 1 मोल था। सोडियम का कितना होता है, 11, एटॉमिक मास कितना होता है, 23, सॉरी कितना होता है, 23, 11 क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो 23 इसका अगर एटॉमिक मास है, तो मैं कहूँगा कि सोडियम के 23 ग्राम में वो बराबर होगा 23 ग्राम 1 मोल के, और उसमें कितने सोडियम पार्टिकल होंगे, आवोगाद्रो नंबर के बराबर। ऐसे ही सिल्वर का अगर हमारे पास 1 मोल है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि उसमें कितने सिल्वर एटम प्रेजेंट होंगे, आवोगाड्रो नंबर के बराबर। क्या बोलते हैं इसे, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और डिटेल में अभी इसे देखेंगे। तो आई होप पता चल गया होगा आपको कि एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो एलिमेंट क्या है, प्योर फॉर्म है किसी सब्सटेंस जिसमें उसके सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। जबकि कंपाउंड क्या है, एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक रेशियो में, एक तरह से अगर कुछ एलिमेंट्स अगर आपस में एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड। इट इज़ मेड अप ऑफ ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम इसको क्या कह देंगे, कंपाउंड।
तो 1 बाय 1 देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस से क्या मतलब है, हैव यूनिक एंड डेफिनिट प्रॉपर्टी। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, जैसे जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल देखा, तो इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टी। तो सिल्वर के जो पार्टिकल होंगे, चाहे सिल्वर एटम, कोई सा भी सिल्वर एटम ले लो अब, उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर को हम कहने लगे, एक ग्लास आपने वाटर ले रखा है, तो उसमें जो नेचर इस H2O पार्टिकल की होगी वही नेचर इसकी होगी, या जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही इसकी होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, है ना, कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, उनका कंपोजिशन फिक्स होगा। जैसे एलिमेंट के फॉर्म में है तो इनका कंपोजिशन कितना होगा, 100%, है ना, क्योंकि सिल्वर ही प्रेजेंट है। जबकि कंपाउंड के फॉर्म में है तो यहाँ पर जो है कंपोजिशन एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें H2O तो यहाँ पर 100% है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कुछ अलग हो सकती है और ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग हो सकती है, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके थे। नेक्स्ट कह रहे हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय एनी मैकेनिकल प्रोसेस। जो ये एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ना कोई हमें स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी एलिमेंट को और कंपाउंड को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए। जैसे हम कह रहे हैं ये H2O है, ठीक, और ये क्या है, O2 है, तो O2 भी क्या है, एक तरह से प्योर सब्सटेंस है, और H2O भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दे आर, दे कर लीजिएगा, दे आर प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ सिल्वर है तो सिल्वर के पार्टिकल से ही बना होगा, है ना। सिल्वर एटम आपस में कंबाइन होते चले गए होंगे और क्या बना लिया होगा, सिल्वर एलिमेंट, है ना। और आगे कह रहे हैं हैविंग आइडेंटिकल एंड डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। जैसे गोल्ड है, सिलिकॉन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है ना। गोल्ड, सिलिकॉन, आयोडीन, ये सब किस फॉर्म में है, सब एलिमेंटल फॉर्म में है। एलिमेंट, व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो तो हम डिफाइन कर चुके, लेकिन एलिमेंट्स कैसे मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। तो जब दो एलिमेंट्स या दो एटम भी कह सकते हो, बस अंतर क्या है, अंदर समझ गए होंगे कि एटम की बात कर रहे हैं तो एक एक हो रहे होंगे, सिंगल है। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन एटम है और यहाँ भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना। तो मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा तो वो भी किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो इतना डिफरेंस है, ठीक। अभी हम बात करने लगे कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक। और अगर ये दोनों सेम टाइम के, दो मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल भी जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक। अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक मतलब जिसमें कि दो एटम हो, जो दो एटम से मिलकर के बन रहा हो। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है होमो डाई एटॉमिक या होमो एटॉमिक कह सकते हो, होमो एटॉमिक, और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक, अगर दोनों एलिमेंट या दोनों एटम हमारे सेम है किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के समय तो उसे बोलेंगे हम होमो एटॉमिक, है ना। अगर दोनों एटम डिफरेंट हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जनरली, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो सीधी सीधी सी बात है यार, अकेला है तो एटम बोल दिया, है ना। दो एटम आपस में कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बोल दिया, है ना। बहुत सारे एटम एक साथ हो गए और कितने हो गए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो उसे हमने क्या बोल दिया, एलिमेंट बोल दिया। तो ये चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ कब हम एटम की बात कर रहे हैं, कब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है, तो डिफरेंट एक डेफिनेट कंपोजिशन में अगर एटम आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं, जैसे 2 ऑक्सीजन हो गए और कार्बन हो गया, तो क्या बना लिया, ये CO2 बना लिया। तो इसी तरह से जैसे दो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, H2O बना लिया, तो एक प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस बन गया, है ना। तो ये टेक्निकल टर्म माइंड में क्लियर होने चाहिए, कब हम एटम बोलेंगे, कब मॉलिक्यूल बोलेंगे, और कब हम एलिमेंट बोलेंगे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, देख लो जल्दी। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by mass and that cannot be decomposed by any physical method। कि जनरली जैसे H2O है, तो H2O को हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों एक डेफिनेट रेशियो में है। और किसी कंपाउंड को जनरली एक फिजिकल मेथड से, जैसे आप नॉर्मली आप हीट करने लगो, तो ऐसे इस तरह से हम ब्रेक नहीं कर सकते कि हाँ H2O को जो है हमने अलग अलग एटम में नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो फिजिकल मेथड से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। बहुत हाई टेम्परेचर अगर आप दे रहे हो, तब जा कर के दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन एलिमेंट अलग हो जाएगा। तो जनरली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। वाटर ए कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड proportion by mass irrespective of source from which it is obtained। तो कह रहे हैं वाटर का कंपोजिशन हमेशा यही रहेगा, चाहे वो वाटर आप टैप वाटर यूज कर लो, चाहे आप इस वाटर को चाहे किसी सी से ले आओ, समुद्र से ले आओ, ठीक है, किसी रिवर से ले आओ, कहीं से भी आप इस वाटर को उठा लाओ, इसमें कंपोजिशन हमेशा यही रहेगा। मीन्स H2O ही, अगर वाटर आप बोल रहे हो, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के रेशियो में ही वहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ की, है ना। तो सब्सटेंस की जनरली 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब मैंने बता दिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या स्टडी करते हैं, कलर हो गया, उसकी स्मेल या ऑर्डर कैसी है ना, कैसे उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ठीक, फिजिकल स्टेट कैसी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बता ही दिया कि कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करके और कौन सा सब्सटेंस बनाता है, वो सब स्टडी हम किस में करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और क्या क्या आ जाती हैं, देखो एक्स्ट्रा ये डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है, मास, कलर, ऑर्डर, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल नेचर पे डिपेंड, जैसे उसकी एसिडिटी कैसी है, बेसिसिटी कैसी है, कंबस्टिबिलिटी कैसी है, कि है ना, या दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट वो कर रहा है, ये भी इसमें ऐड कर लो। ये मेन तो यही है ना। तो एसिडिटी, बेसिसिटी, वही है कि यार NaOH है प्लस HCl है। तो एक तरह से मैंने तो चलो कह दिया कि हाँ केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रही है, तो क्या है NaCl प्लस H2। लेकिन एक्चुअल में ये NaOH की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ तो HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी का तो पता चल रहा है कि कितना बेसिक है ना। नेक्स्ट कुछ टेक्निकल टर्म अब हम देखने जा रहे हैं कि जो कि केमिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं, या जो यूनिट्स जनरली हम यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, जनरली मीटर में। तो ये आप लोग खुद से भी देख लोगे कि बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं है कि ऐसा ही सिस्टम होता है। कुछ आपको पता ही है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको जब हम मेजर करते हैं, तो एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होती है जो कि उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ यूनिट्स दी गई हैं, है ना। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैज़ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी यूनिट्स होती हैं, 7। The other physical quantity like area, volume, density can be derived from these quantities, है ना। तो 7 मेन होती हैं, बाकी उनकी हेल्प से अदर को फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम SI यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। The SI system allow to use of prefix to denote the multiple or sub multiples of a units, है ना। जैसे कुछ ये 7 SI यूनिट जनरली हम पढ़ते हैं, लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसके लिए कुछ ये ऐसा यूनिट्स हैं और कुछ इनके सिंबल्स हैं, जनरली हमने सब देख रखे हैं। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मास को किलोग्राम में, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम ग्राम में ही क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक किसी भी रिएक्शन के लिए लैब लेवल पर कम क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ ग्राम भी यूज करते हैं। टाइम को हम सेकंड में, टेम्परेचर को हम केल्विन में जनरली मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के फॉर्म में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला के फॉर्म में। तो कुछ ये सिंबल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। कैसे हम मीटर को डिफाइन करते हैं? तो टेक्निकल डेफिनेशन ये दे रखी है, तो आप सब लोग इनको देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, कितना एग्जैक्ट कितना होता है 1 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितने केल्विन होता है एग्जैक्ट? 273.16 केल्विन, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर देख लेना स्लाइड्स में। ये यूनिट ऑफ टाइम कैसे हम डिफाइन करते हैं यूनिट टाइम, तो इन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ने वाली चीज़ें। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे कि मोल्स कंसेप्ट क्या होता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा केमिस्ट्री का की पॉइंट है, इसके बिना केमिस्ट्री आगे नहीं चलती, ठीक। तो इस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे, जो पूरा टॉपिक आएगा ये आगे। हाँ, मास क्या होता है, ठीक। कब हम मास बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का, कब हम वेट कहते हैं उसको, है ना। तो ये कह भी रखा, देखो ऐसा यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम। लेकिन ये कह रहा है हाउएवर ग्राम इज यूज्ड इन लेबोरेटरी ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, है ना। रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मास जो है हमेशा सभी जगह कांस्टेंट होता है। हाँ, वेट डिफरेंट हो सकता है, जैसे मून की बात करें तो हमारा वेट अलग हो सकता है और अर्थ पर अलग हो सकता है, लेकिन मास हमेशा कैसा रहेगा? सभी जगह सेम ही रहेगा, है ना। तो इसको देख लेना, सब 9th-10th की बातें हैं सभी। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल टर्म हैं, इनको आप लोग इन स्लाइड के थ्रू देख लेना। इनका सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो में आप लोग इसको देख लेना। वॉल्यूम जनरली हम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में मेजर, यूनिट क्या क्या हो गई? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, ml एट्सेट्रा, है ना। तो सब वॉल्यूम किस किस डिवाइस से हम जनरली मेजर करते हैं लैब के अंदर? तो ब्यूरेट होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, पिपेट है, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क है। आप लोग सब अपने स्कूल्स में इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करते समय ज़रूर देख लेंगे कि क्या वॉल्यूमेट्री फ्लास्क कब यूज करते हैं, कब पिपेट यूज करते हैं, कब ग्रेजुएटेड सिलेंडर का क्या यूज है, ब्यूरेट का क्या यूज है ना, टाइट्रेशन के समय। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? सब फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन पर बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे? हमेशा केल्विन में, और इसकी SI यूनिट क्या है? केल्विन, है ना। और किस तरह से ये तीनों पैरामीटर्स, ये टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं तीनों, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो देख लेंगे। कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है? 273.15 केल्विन के, है ना। 1516, कुछ राइटर 15 लिखते हैं, कुछ 16 लिखते हैं। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। कैसे ये दोनों स्केल आपस में रिलेटेड हैं वो आप देख लीजिएगा कि केल्विन को केल्विन में बदलना है अगर डिग्री सेंटीग्रेड को, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस कितना ऐड कर दो उसमें? 273। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रखा है, तो ये सब चीज़ें आप करते हुए आए हैं 9th-10th में। तो 25 प्लस कितने केल्विन के इक्वल हो जाएगा? 273 1 पॉइंट। तो पढ़ने की सुविधा के बेस पर तो हम इसे 1.15 को हटा ही देते हैं, 273 ही हम जनरली यूज करते हैं ना।
लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछ ले तो कितना होता है 273.15, है ना। और फ़ारेनहाइट पैरामीटर या पैमाना किस तरह से रिलेटेड है, ये 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये दोनों स्केल याद रखेंगे, है ना, कभी कभी पूछ लेता है इनको। टेम्परेचर, हाँ, तो टेम्परेचर के बारे में हम देख चुके। अब जैसे कुछ टर्मिनल कुछ टर्म जो है हम जनरली यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम अर्थ से और सन के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस डिस्टेंस को माइल्स में देखें तो कुछ इतनी डिस्टेंस होती है ना। इट इज़ वेरी टायरसम टू राइट सच ए बिग नंबर, इज़ नॉट इट। तो ये कह रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या को जो है इस तरह से लिखना जो है ठीक है, तो वो क्यों ना जो है ऐसे ही जो है, जैसे हम बात करने लगे कि यार 1 मोल है ना, तो 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के, है ना। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को क्या इस डिजिट के फॉर्म में लिखना जो है ठीक लग रहा है। या एटम की अगर हम रेडियस की बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो ये 0.00000 इतने सारे जीरो हैं यार, 53 मीटर इतनी जो है इसकी रेडियाई होती है, इतनी रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की। तो क्या इन इतनी बड़ी बड़ी डिजिट को इस तरह से इस फॉर्म में लिखना ठीक लग रहा है। तो इन्हीं डिजिट को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए एक नोटेशन के फॉर्म में हम जनरली इसको लिखते हैं, या कह लो एक पावर के फॉर्म में हमने इस तरह से लिख रखा है, जैसे कि अभी अभी एवोगैड्रो नंबर को हमने देखा था, है ना। तो ये इस तरह से, तो इसी को हम क्या कह देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ना, वैज्ञानिक संकेतक या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो कुछ नहीं है साइंटिफिक नोटेशन, बस कुछ बड़ी बड़ी डिजिट्स को एक स्मॉल पैटर्न में लिखने का एक तरीका है कि कैसे हम इतनी बड़ी डिजिट को इजी वे में लिख सकते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट है, तो ए नंबर p, हम उसे क्या मान लें, चलो p मे बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे कि कोई भी बड़ा नंबर था, जैसे अभी अभी हमने देखा था कि एवोगाड्रो नंबर 602200000 है ना, तो काफ़ी सारे ये जीरो थे। तो इनको इतनी बड़ी संख्या के रूप में ना लिख करके कैसे लिख लेते हैं, p = n × 10⁻n। अब यहाँ क्या है, ये n क्या है, एक इंटीजर नंबर है जो कि पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका नंबर क्या है, ठीक है, डिजिट क्या है। तो और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, या लेस देन और इक्वल टू 9.999 हो सकता है, ठीक है। चलो और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये n क्या है, नॉन जीरो डिजिट है कोई, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर के 9 तक की कोई डिजिट के रूप में हमें लिखना है। अब कौन सी डिजिट होगी वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या है, ठीक है। और 10⁻n क्या है, n कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है। अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल पॉइंट टू बी शिफ्टेड, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो डेसिमल है वो कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है, आइदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड, कि लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हुआ है या राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो चलो एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं इसको। ये अभी कह रहे हैं इफ़ p मतलब कोई नंबर है अगर तुम्हारे पास, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कितने से, 9.999 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड लेफ्ट अंटिल देयर इज ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर इट, है ना। कि अगर कोई संख्या है, जैसे मैं कहने लगूँ 1052.25, ठीक है, ये इतनी बड़ी नंबर है। अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है, तो हमें इस डेसिमल को कहाँ लाना पड़ता है, कोई पहले नंबर की जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पास लाना होता है ना। तो अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1.05
5225 इंटू 10⁻। अब कितने पॉइंट ये डेसिमल यहाँ से लेफ्ट साइड गया है, तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेस के बाद ये कह लो 4 प्लेस तक ये जो हमारा डेसिमल था, जो दशमलव था, वो शिफ्ट हुआ है। तो हम ये पावर में कितना आ जाएगा, 10⁻4। लेकिन अब ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा। अगर ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तब तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा था तो ये किस में आ जाता, माइनस में आ जाता जनरली, है ना। तो या उसको ऐसे भी देख सकते हो यार, इस डिजिट को इस डिजिट के बराबर करना है, एक सिंपल वे में भी, है ना। लेफ़्ट राइट का अगर पंगा भी नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाने से क्या होगा, ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो हमें दोनों चीज़ें बराबर रखनी है। अब बराबर रखनी है तो इसका मतलब यही तो है क्या यार, 10⁻4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10,000 टाइम जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो ये इसके इक्वल होगी, है ना। तो इस तरह से भी देख सकते हो। डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड लेफ्ट अंटिल देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर इट, ठीक है, कि हमने किस साइड शिफ्ट किया है, यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। एन क्या है, नंबर ऑफ प्लेस बाय विच डेसिमल पॉइंट इज टू बी शिफ्टेड। तो ये जो 10⁻⁴ के फॉर्म में हमने n लिखा है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है हमारी 4, क्योंकि कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 4 प्लेस शिफ्ट हुआ है। n इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n, है ना। n को किससे मल्टीप्लाई करना, 10⁻n, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, ये एक हमारे पास डिजिट थी, तो ये p की वैल्यू क्या है, मतलब ये जो डिजिट है इसकी वैल्यू 9.9 से तो ज़्यादा ही है, ये 14,000 कुछ समथिंग हो रही है ना, नहीं 1,48,000 कुछ इतना हो रहा है, ठीक। तो कितने पॉइंट जो है, अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारा नॉन जीरो डिजिट कौन हो गया यहाँ पे, 1। तो कितने पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 1.4856 इंटू 10⁻6। तो इस तरह से आप जो है ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में किसी भी डिजिट को लिख सकते हो। अगर p की वैल्यू कम है, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है ये p की वैल्यू क्या है, कम है। देखो ये डिजिट क्या है, इसकी वैल्यू 1.00 से भी कम है ना। तो अब हमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट अब क्या दिख रही है हमें, ये 1। तो हमें 1 के कहाँ ले जाना है, राइट साइड डेसिमल ले जाना है। तो कितने पॉइंट इस डेसिमल को हटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 पॉइंट हमें इधर को शिफ्ट होना पड़ेगा, राइट साइड, सॉरी। तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो पावर किस में हो जानी है, माइनस में, है ना। तो 10⁻ क्या हो जाएगा, ये -5। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने क्लियर कर लिया। एक दो चीज़ और है कि साइंटिफिक नोटेशन का देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो ये तो सब हमारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जैसे कोई साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू थी, ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू थी, और ये आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और बाकी जो इनके कोफिशिएंट है उनमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो दोनों हमारी ये डिजिट थी, तो ये सब क्या है, इनके कोफिशिएंट तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पढ़ते हुए आ रहे हैं हम सब चीज़ें, मैथ में बेसिक सी चीज़ें हैं ये, ठीक। बाकी जो इनकी पावर थी वो क्या हो गई, ऐड हो गई। तो कह रहे हैं लेट अस डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का केस था, ठीक। ऐसे ही ये डिवीज़न का केस है। सबको पता है कि पावर अगर नीचे होती है तो अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाने में क्या हो जाएगी, ये माइनस में। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट एडिशन में क्या होता है, एडिशन में भी सेम चीज़ें हैं क्या, कि यहाँ पावर जो है वो क्या जाती है, पहले ये क्या था 4.236, है ना, इंटू 10⁻⁴ और 3.582 इंटू 10⁻3। तो ये 10⁻3 के फॉर्म में था, लेकिन ये बीच में किसका साइन है, एडिशन का। तो हमें ये चीज़ें ऐड करनी हो तो हम पहले दोनों की पावर को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब जैसे ये 10⁻4 है, ये 10⁻3 है, तो क्यों ना इसे भी 10⁻4 कर लिया जाए। तो अगर हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें, किधर,
राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 10⁴ हो गया। तो देखो 0.354 10⁴, अब ये 10⁴ क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। और बाकी इनको जो कोफिशिएंट थे वो क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक, सेम केस ऐसे सब्सट्रैक्शन में होता है। सब्सट्रैक्शन में भी 3.582 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 0.3, मतलब पावर सेम कर लेते हैं सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में। तो 10⁴ कॉमन हो गया और बाकी जो कोफिशिएंट थे उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये फाइनल साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था टोटल, काफ़ी बड़ा लेक्चर आज हो गया है ना, पहले ही दिन। तो हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें देख ली कि मैटर क्या होता है ना, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। थोड़ा सा हमने मोल का भी डिस्कस कर लिया, हालांकि मोल कंसेप्ट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। कुछ हमने जो जनरली यूनिट्स हम यूज करेंगे, ठीक, उनको हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है थोड़ी, है ना। तो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि केमिस्ट्री में एक्चुअल में होती है वो नहीं है, लेकिन हाँ अभी एक थोड़ा सा बुनियाद रखी जा रही है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, है ना। इन चीज़ों में अगर हम थोड़ी सी भी अगर गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें प्रॉब्लम आएगी। सबसे मेन चीज़ थी आज की कि कंसेप्ट को समझना कि यार एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट कब कहेंगे, कब मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इन चीज़ों को हमने ठीक से देख लिया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके।